हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरे के बारे में। तो एक्सरे एक टाइप्स की आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका यूज़ हॉस्पिटल्स में बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर जैसे बोन्स है, जॉइंट्स है, चेस्ट और टीथ को देखने के लिए किया जाता है। एक्सरे डायग्नोसिस के लिए बहुत यूज़फुल होता है, लेकिन जब ये बॉडी के टिश्यूज़ के पास होती है तो ये सेल और डीएनए को डैमेज कर सकती। इसी डैमेज को हम बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरे के नाम से जानते हैं। जब एक्सरे बॉडी के एटम्स से टकराती है तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है और इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन के बाद सेल के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, जिससे डीएनए, प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। अगर डैमेज ज़्यादा हो जाए तो रिपेयर्स नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसे डिजीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। क्या मैकेनिज़म्स होती है? देखो, ह्यूमंस की बॉडी में लगभग 60 to 70% क्या होता है? वाटर होता है। इसलिए एक्सरे का सबसे पहला इफ़ेक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स पे पड़ता है। जब एक्सरे वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट करती है तो वो वाटर थ्रू के क्या बनाते हैं? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये फ्री रेडिकल बहुत अनस्टेबल्स और रिएक्टिव होती हैं। ये डीएनए, प्रोटीन और सेल्स मेम्ब्रेन को डैमेज कर लेती हैं। इसी वजह से सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। एक्सरे दो तरीके से डैमेजिंग करता है। एक होता है डायरेक्ट डैमेज, मतलब इसमें एक्सरे डायरेक्टली डीएनए या फिर क्रोमोसोम्स को हिट करता है और जिसकी वजह से डीएनए के स्टैंडर्ड टूट जाते हैं। अगर बॉडी उससे रिपेयर ना कर सके तो म्यूटेशन और सेल डेथ हो सकती है। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट। इसमें एक्सरे पहले वाटर्स के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करती है। वाटर से बनी फ्री रेडिकल्स बाद में डीएनए या फिर दूसरे सेल्स कंपोनेंट को डैमेज कर देते हैं। डायग्नोस्टिक में एक्सरे में इनडायरेक्ट इफेक्ट सबसे कॉमन होता है। अब क्या क्या फैक्टर इफेक्ट होती है बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए? तो एक्सरे का बायोलॉजिकल इफेक्ट कई फैक्टर पे डिपेंड्स करती है। जैसे में रेडिएशन का डोज क्या है, जितनी ज़्यादा डोज होगी उतना ज़्यादा सेंसिटिव जो है डैमेज होता जाएगा, या फिर उतनी ज़्यादा क्या होगी? डैमेजिंग बढ़ती जाएगी। फिर होता है ड्यूरिंग ऑफ एक्सपोजर्स। ज़्यादा टाइम तक एक्सपोजर्स होने से क्या होता है? रिस्क बढ़ता है। तीसरी चीज़ होती है डोज रेट, मतलब कि जैसे मतलब बच्चे हैं या फिर फीटस हैं, एडल्ट को क्या होते हैं तुलना में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, किस तरह के टिश्यूज़ हैं। रैपिडली डिवीजन सेल रेडिएशन को ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन लेवल, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेडिएशन डैमेजिंग या फिर डैमेजिंग बढ़ जाती है। रिपीटेड एक्सपोजर्स भी होगा, जैसे मान लो बार बार एक्सरे लेने से भी क्या होता है? कुछ कॉम्युलेटिव इफेक्ट जो है वो आते हैं। फिर आया हमारा रेडियो सेंसिटिव टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? देखो, कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि रेडिएशंस के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे में हमारा बोन है, मैरो है, टेस्टीज़ है, ओवरी है, इंटेस्टाइनल्स म्यूकेसा है, स्किन है, लेंसेज ऑफ आइज़ है, थायराइड्स ग्लैंड है, एम्ब्रियो और फिटस है। ये टिश्यूज़ जो हैं वो रैपिडली डिवाइड्स करते हैं, इसलिए इनमें क्या होती है? रेडिएशन डैमेजिंग हो सकती है। फिर आता है हमारा रेडियो रेजिस्टेंस टिश्यू। देखो, ये टिश्यू रेडिएशन के कंपेरेटिवली अच्छी तरह से टॉलरेट करते हैं। जैसे में मसल्स हैं, बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, मैच्योर्स नर्व सेल्स हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ये थोड़ी सी इनकी जो एक्सरे है उसके रेडिएशंस को टॉलरेटिंग कर लेते हैं। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट। देखो, सबसे पहला इसमें है सोमैटिक इफ़ेक्ट। देखो, सोमैटिक इफ़ेक्ट वही होते हैं जो रेडिएशंस लेने वाले पेशेंट्स के बॉडी में दिखते हैं। ये फ्यूचर जनरेशन्स में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसमें स्किन रेडनेस हो जाना, हेयर लॉस होना, स्किन बर्न्स होना, कैटरेट होना, बोन मैरो सप्रेशंस होना, रेडिएशन सिकनेस होना और दैट इज़ द कैंसर।
एक होता है जेनेटिक इफ़ेक्ट। देखो जेनेटिक इफ़ेक्ट जिसमें हम रिप्रोडक्टिव सेल जैसे स्पर्म या फिर ओवम्स के डीएनए डैमेज होने की वजह से होता है। ये पेशेंट्स में नहीं बल्कि उसके फ्यूचर जनरेशन में जेनेटिक डिफेक्ट के रूप में दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जीन म्यूटेशन हो जाना, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स आते हैं। फिर आता है हमारा जो है डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट। देखो डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट के लिए एक थ्रेशोल्ड डोजेस होती है। अगर डोज थ्रेशोल्ड से कम है तो इफ़ेक्ट नहीं होगा। जितनी डोज बढ़ेगी उतनी सेवरिटी भी बढ़ेगी। जैसे में स्किन बर्न हो जाएगा, स्किन रेडनेस हो जाएगी, हेयर लॉस हो जाएगा, कैटरेट हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, रेडनेस जो है, सिकनेस जो है देखने को मिल सकती है। फिर आता है हमारा जो है स्टोकेस्टिक इफ़ेक्ट। देखो स्टोकेस्टिक इफ़ेक्ट में कोई थ्रेशोल्ड डोजेस नहीं होते। डोज बढ़ने से सेवरिटी नहीं बढ़ती, लेकिन डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें ल्यूकेमिया है, थायराइड कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर या फिर जेनेटिक म्यूटेशंस आता है। अब आया हमारा एक्यूट्स इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरे। अगर पेशेंट्स को बहुत हाई डोजेस के रेडिएशन शॉर्ट टाइम में मिले तो एक्यूट्स इफ़ेक्ट डेवलप हो सकते हैं, जिसमें नौशिया है, वॉमिटिंग है, फैटिगी है, फीवर है, डायरिया है, स्किन रेडनेस है, हेयर लॉस और बोन मैरो डिप्रेशंस दिखने को मिल सकता है। बहुत हाई डोज जो है वो एक्यूट्स रेडिएशन सिंड्रोम्स को भी हो सकती है। अब आता है कुछ क्रॉनिक इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरे में। देखो अगर क्रोनिक इफ़ेक्ट जो है, अगर मान लो रिपीटेड लो डोजेस रेडिएशन एक्सपोजर्स कई सालों से हो रहे हैं तो क्रोनिक इफ़ेक्ट डेवलप हो सकता है, जैसे कैंसर है, ल्यूकेमिया है, कैटरेट है, इनफर्टिलिटी है, स्किन पिगमेंटेशन है, फाइब्रोसिस है, टिश्यू फाइब्रोसिस है, प्री मैच्योर एजिंग ऑफ द टिश्यूज़ देखने को मिल सकता है। डिफरेंट इफ़ेक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स। देखो सबसे पहला तो इफ़ेक्ट जो है वो स्किन पे दिखाई देता है। रेडिएशन से स्किन जो हो जाती है वो रेड हो जाती है, बर्न्स हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाता है, हेयर लॉस हो सकता है। बोन्स मैरो में जैसे में अगर बोन मैरो डैमेजिंग होने लगे, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कम हो जाएं, जैसे एनीमिया, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर आता है हमारी आइज़। देखो जो लेंस ऑफ मतलब जो लेंस है रेडिएशंस के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है और रिपीटेड एक्सपोजर से जो कैटरेट है वो डेवलप हो सकती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब टेस्टिस और ओवरीज डैमेज होने से इनफर्टिलिटी और जेनेटिक म्यूटेशन का रिस्क बढ़ जाता है। थायराइड्स ग्लैंड्स मतलब रिपीटेड रेडिएशन एक्सपोजर से थायराइड ग्लैंड्स डैमेज हो सकते हैं। थायराइड कैंसर का भी रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। फिर आता है फीटस या फिर एम्ब्रियो। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेडिएशन एक्सपोजर्स से मिसकैरेज और मलफॉर्मेशंस, ग्रोथ रिटार्डेशंस और मेंटल रिटार्डेशन का भी रिस्क जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कुछ लॉ हैं जिनको लॉ ऑफ बर्ग्यूनी एंड द ट्रीबोडोनी के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है, जब सेल्स रैपिडली डिवाइड करती है तो रेडिएशन के लिए सबसे ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाती है। इन मैच्योर जो सेल है वो ज़्यादा जो है रेडियो सेंसिटिव होती है। हाईली डिफ्रेंशिएटेड मैच्योर सेल्स रेडिएशंस को बेटर टॉलरेट कर पाती है। हाईली डिफ्रेंशिएटेड मैच्योर सेल रेडिएशंस को बेटर टॉलरेट करती है, इसलिए बोन मैरो, एम्ब्रियो और रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। फिर आता है रेडिएशंस प्रोटेक्शन। देखो बायोलॉजिकल्स इफ़ेक्ट को कम करने के लिए क्या होता है, रेडिएशन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे टाइम हो गया, कीप रेडिएशन एक्सपोजर टाइम जो होती है शॉर्ट होनी चाहिए और मिनिमम होनी चाहिए। डिस्टेंस जो है रेडिएशन सोर्स जितना पॉसिबल हो उतने ही डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है शील्डिंग, मतलब एप्रॉन पहनो, थायराइड शील्ड्स पहनो, ग्लव्स पहनो, ग्लासेस का यूज़ करना चाहिए। फिर आता है अलारा प्रिंसिपल्स। अलारा प्रिंसिपल मतलब एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल्स, मतलब पेशेंट्स और हेल्थ केयर वर्कर को मिनिमम पॉसिबल्स रेडिएशन डोज देनी चाहिए।
फिर आता है हमारा अवॉइड्स अननेसेसरी एक्सपोजर्स। सिर्फ ज़रूरत होने पे एक्सरे करना चाहिए और अननेसेसरी रिपीट एक्सरे को क्या करना चाहिए, अवॉइड्स करना चाहिए। एज द फिजियोथेरेपिस्ट जो है, फिजियोथेरेपिस्ट को एक्सरे के बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उनके जो पेशेंट्स हैं वो सेफ्टी और रेडिएशन हैज़ार्ड्स के बारे में जाने और अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर्स से बचें और रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और पेशेंट्स केयर इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ी है उसका क्या मतलब है कि एक्सरे डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होता है, लेकिन आयनाइजिंग रेडिएशंस होने की वजह से सेल और डीएनए क्या हो जाते हैं, डैमेज हो सकते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट रेडिएशन डोज, एक्सपोजर्स टाइम और टिश्यू सेंसिटिविटी पे डिपेंड्स करता है। प्रॉपर रेडिएशन ले लें, प्रोटेक्शन, अल्ट्रा प्रिंसिपल्स और सेफ एक्सरे प्रैक्टिस को फॉलो करें। पेशेंट्स और हेल्थ केयर वर्कर दोनों के रेडिएशंस को हार्मफुल से क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडवांटेज ऑफ एक्सरे के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ने हैं। एडवांटेज ऑफ एक्सरे, ठीक है। तो देखो, एक्सरे अभी हमने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन्स के लिए एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट या फिर एक तरह का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर टेक्नोलॉजी है। और इसका यूज़ जो है, एक्सरे का यूज़ ऑर्थोपेडिक है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और डेंटिस्ट हैं या फिर चेस्ट मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और सर्जरी में बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है। एक्सरे डायग्नोसिस को फास्ट, इजी और एक्यूरेट्स बनाता है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ एक्सरे। इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव स्टेंटिंग, मतलब बिना ऑपरेशंस का डायग्नोसिस। देखो, एक्सरे का दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा अगर कोई एडवांटेज है एक्सरे का, तो ये है कि बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए सर्जरी हो, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट को सिर्फ क्या करना है, मशीन के सामने खड़ा हो जाना है और वो क्या करेगा, कुछ सेकंड में इमेज बना देगा और वो इमेज आपको मिल जाएगी, जिसके बेनिफिट्स हैं कि आपको पेन नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा और सर्जरी का रिस्क भी कम हो जाता है। फिर आता है फास्ट एंड क्विक प्रोसीजर या फिर इन्वेस्टिगेशन। देखो, एक्सरे जो है बहुत फास्ट इन्वेस्टिगेशन है। एक नॉर्मल एक्सरे को कंप्लीट होने में 2 से 5 मिनट लगते हैं। इमरजेंसी केसेस जैसे फ्रैक्चर्स या फिर एक्सीडेंट में तुरंत क्या कर लिया जाता है, डायग्नोसिस मिल जाती है, मतलब टाइम भी बचता है और ट्रीटमेंट भी जल्दी शुरू हो जाती है। फिर आता है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। जैसे एक्सरे जो है वो डायग्नोसिस को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे अगर मान लो किसी को फ्रैक्चर हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस है, न्यूमोनिया है, आर्थराइटिस है या फिर बोन्स ट्यूमर है, तो अर्ली डायग्नोसिस में यूज़फुल ट्रीटमेंट्स जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। फिर माना जाता है बेस्ट मेथड फॉर द बोन्स एग्जामिनेशन, मतलब बोन कैल्शियम से रिच होती है, इसलिए एक्सरे उन्हें क्लियरली दिखाता है, इससे डिटेक्ट किया जा सकता है बोन फ्रैक्चर है, जॉइंट डिसलोकेशन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन्स इन्फेक्शंस है, बोन ट्यूमर है या फिर बोन्स डिफॉर्मिलिटीज़ है। ये आर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होता है। ये यूज़फुल होता है चेस्ट डिजीज़ के लिए। मान लो अगर किसी को लंग्स या फिर हार्ट की डिजीज़ को डायग्नोस करने में, जैसे किसी को निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, प्लूरल्स इन्फेक्शंस, लंग कैंसर, इलार्जमेंट ऑफ हार्ट की कंडीशंस में भी हम इसे देख सकते हैं। डेंटल डायग्नोसिस, मतलब अगर किसी को जो डेंटिस्ट हैं एक्सरे का यूज़ करते हैं, अगर कैविटीज़ देखनी हो, इम्पैक्टेड टीथ को देखना है, तो रूट इन्फेक्शन देखना है, जॉ फ्रैक्चर्स देखनी है या फिर बोन लॉस जो है अराउंड द टीथ देखना है, तो उसके लिए अच्छा होता है। फिर हेल्प इन ट्रीटमेंट्स प्लानिंग, मतलब एक्सरे जो है वो डायग्नोस्टिक ही नहीं करती बल्कि ट्रीटमेंट प्लान को भी फास्ट करती है। डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट इसका यूज़ करके फ्रैक्चर कितना सीरियस है, बोन हीलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, जॉइंट्स अलाइनमेंट सही है या नहीं है,
सर्जरी के बाद रिकवरी के स्टेज को भी देखते हैं। दूसरी चीज़ ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है। सीटी स्कैन और एमआरआई के कंपैरिजन जो है वो एक्सरे जो है काफ़ी सस्ता होता है, इसलिए पेशेंट इसके ईज़िली बेनिफिट्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आता है आसानी से इजी अवेलेबल्स। लगभग हर एक हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक है, कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर है, एक्सरे मशीन वहाँ पे अवेलेबल्स होती है, इसलिए पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है इसका वेट नहीं करना पड़ता है। तो फिजियोथेरेपी को क्या फ़ायदा होता है इससे? देखो, फिजियोथेरेपी के लिए एक्सरे बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसकी मदद से जो है फ्रैक्चर्स कंफर्म होती है, बोन्स हीलिंग मॉनिटर होती है, जॉइंट्स अलाइनमेंट्स चेक होती है, और एक्सरसाइज प्रोग्राम सेफ्टी प्लान किया जा सकता है, और जो है किसी फॉरेन पार्टिकल्स को, जैसे क्वाइन है, निडल्स है, ग्लास पीसेस है, इससे भी हम इसको जान सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ लिमिटेशंस को। देखो, इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। एक्सरे एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अगर बार बार आप हाई डोजेस में एक्सपोज हो तो आपका सेल आपके डीएनए को डैमेज कर सकता है, इसलिए अननेसेसरी एक्सरे अवॉइड करनी चाहिए। लो रीजनेबल्स अचीवेबल्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि रेडिएशंस एक्सपोजर्स, मतलब कि सबसे पहला इसकी लिमिटेशंस होती है। अब देखो, अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो एक्सरे एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन उसकी कुछ क्या होती है, लिमिटेशंस भी होती है। हर एक डिजीज़ या फिर बॉडी पार्ट्स का एक्सरे क्लियरली डायग्नोस नहीं किया जा सकता है। एक्सरे मेनली बोन्स या फिर डेंस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह दिखाता है, जबकि सॉफ्ट टिश्यू की इमेज लिमिटेड होते हैं। इस कंडीशन में हमें सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। लिमिटेशंस क्या होती है? देखो, रेडिएशंस एक्सपोजर। एक्सरे एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अगर बार बार या फिर हाई डोज में एक्सपोजर्स हो तो सेल और डीएनए डैमेज हो सकते हैं, इसलिए अननेसेसरी एक्सरे अवॉइड्स करनी चाहिए। एज लो एज रीजनेबल्स अचीवेबल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। फिर आता है पुअर सॉफ्ट टिश्यू विजुलाइजेशंस, मतलब कि एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू को क्लियरली शो नहीं करता है। जैसे एग्जांपल्स में ब्रेन है, मसल्स है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, कार्टिलेज और स्पाइनल कार्ड। इन आर्गन्स को हमें एमआरआई और अल्ट्रासाउंड्स के सुटेबल्स होता है। फिर आता है 2 डायमेंशनल इमेज, मतलब कि एक्सरे जो है वो सिर्फ क्या करता है, 2 डायमेंशनल इमेज को प्रोवाइड्स करता है। इसी वजह से बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन डेप्थ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैन नॉट डिटेक्ट अर्ली डिजीज़, मतलब कोई डिजीज़ अगर अर्ली स्टेज में है तो उसे ये डिटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस, अर्ली बोन्स इन्फेक्शन, स्मॉल ट्यूमर है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है या फिर अर्ली आर्थराइटिस है, तो यहाँ पे आपको एडिशनल इमेज की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरे से बॉडी के स्ट्रक्चर्स को दिखाता है, ये ऑर्गन्स की फंक्शनिंग और बॉडी फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे हार्ट पंपिंग है, किडनी फंक्शन है, ब्रेन एक्टिविटी है, तो उसको ये नहीं बताएगा। और फिर क्या है, नॉट सेफ इन द प्रेगनेंसी के समय, जैसे स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप एक्सरे कराते हैं तो फीटस के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। रेडिएशन जो है वो फीटल के ग्रोथ और डेवलपमेंट्स को इफ़ेक्ट कर सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी में एक्सरे जो है सिर्फ बहुत ज़रूरी कंडीशंस में ही प्रॉपर शेडिंग के साथ किया जाता है। फिर स्मॉल इमेज क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द टेक्निक। अगर पेशेंट्स मोमेंट्स करेगा तो पोजीशंस सही नहीं होती, जिससे इमेज ब्लर आती है। पुअर क्वालिटी एक्सरे डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए रिपीटेड एक्सरे की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज़म्स, कैसे करता है हमारा एक्सरे का प्रोडक्शंस, क्या मैकेनिज़म्स होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट होगी, वो किसको हीट करेगी, टंगस्टन फिलामेंट्स को हीट करेगी। फिर वहाँ पे क्या होगा, थर्मोनिक इमल्सन होगा, और वहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा,
और एक हाई वोल्टेज मतलब केवीपी से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगी, हाई वोल्टेज केवीडी अप्लाई होगी, इलेक्ट्रॉन एसिलेट टुवर्ड द एनोड्स होगा, और जो है कोलिशन विद द टंगस्टन टारगेट्स 99% हीट में और 1% जो है एक्सरे प्रोडक्शंस में जाएगी। फिर ब्रेम स्ट्रॉन्ग लुक्स रेडिएशंस होगा, करेक्टिक रेडिएशंस मिलेंगी, और एक यूज़फुल एक्सरे बीम्स का जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि पास थ्रू इन द पेशेंट जाएगी, और एक फिल्म जो है आपके सामने बन के आ जाएगी। देखो डिस्कवरी कैसे हुई थी, वेलहेम कोनार्ड्स ने किया था, किसमें 1895 में। नेचर ऑफ एक्सरे कैसा होता है, आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसमें टंगस फिलामेंट्स और फोकसिंग कप होती है। एनोड्स में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसमें टंगस्टन टारगेट्स होती है। थर्मोनिक इमल्सन्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होता है ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द टंगस्ट फिलामेंट्स। फिर ब्रेम स्ट्रॉन्गलुक रेडिएशन होती है जिसमें एक डिक्लेरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, और अमाउंट्स ऑफ 80 to 90% जो है वो डायग्नोस्टिक ऑफ एक्सरे होगी। करेक्टिस रेडिएशंस क्या होगी, प्रोड्यूस होगा जब आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन फिल होगी और इनर सेल्स की वैकेंसीज अकाउंट टू इन्हें 10 to 20% डायग्नोस्टिक इन द एक्सरे। फिर एनर्जी कन्वर्जन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 99% हीट में जाएगी और 1% एक्सरे के लिए जाएगी। केबीपी जो है वो क्या होता है, कंट्रोल एक्सरे रेज होती है, मतलब क्वालिटी एंड पेनिट्रेशंस के लिए होती है। एमए जो है वो कंट्रोल एक्सरे क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ फोटान के लिए होता है। अल्ट्रा प्रिंसिपल्स एज लो एज रीजनेबिलिटी अचीवेबल्स जो है वो बताता है कि एक्सपोजर्स कितना होना चाहिए। अब देखो हम लोग देखेंगे कि जो रेडियोग्राफिक व्यूज़ क्या होता है। देखो रेडियोग्राफी व्यूज़ का मतलब होता है कि एक्सरे बीम जो है किस डायरेक्शन से पेशेंट्स के बॉडी पार्ट्स के अंदर इंटर कर रही है, किस डायरेक्शंस में इमेज रिसेप्टर्स तक पहुंचती है। एक ही बॉडी पार्ट को हम सिर्फ एक व्यू लेना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि कई बार फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन और जॉइंट्स एबनॉर्मलिटीज़ एक एंगल से क्लियरली दिखाई नहीं देती है। इसलिए डायग्नोसिस को एक्यूरेट्स बनाने के लिए अलग अलग रेडियोग्राफिक व्यूज़ लिया जाता है, और आर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी में रेडियोग्राफिक व्यू का नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे फ्रैक्चर्स की पोजीशंस, बोन्स जो है उसके बारे में, जॉइंट्स के बारे में, हीलिंग प्रोसेस को अच्छी तरह से इवापोरेट्स किया जाता है। क्या इम्पोर्टेंस है, रेडियोग्राफिक व्यूज़ का मेन पर्पस है बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफरेंट एंगल से क्लियरली देखना, मतलब मल्टीपल्स व्यू लेना से फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस, बोन्स डिफॉर्मेलिटीज़, आर्थराइटिक्स या फिर डिफेक्ट और फिर ट्यूमर्स को हम एक्यूरेट्स क्या कर पाते हैं, जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला है हमारा एंटीरो पोस्टीरियर एपी व्यू। देखो एपी व्यू में एक्सरे भी बॉडी के फ्रंट मतलब एंटीरियर से इंटर करके बैक में एग्जिट होके इमेज रिसेप्टर तक पहुंचती है। इस व्यूज़ में इमेज रिसेप्टर जो है वो पेशेंट के पीछे होते हैं। ये आर्थोपेडिक इमेज का सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है, जिसमें जैसे मान लो अगर फीमर बोन्स का लेना हो, पेल्विस रीजन्स का लेना हो, शोल्डर्स का लेना हो, हेमरस का लेना हो, नीज का लेना हो, टीबिया या फिर फिबुला का लेना हो, तो हम हमेशा एंटीरियर पोस्टीरियर व्यूज़ का यूज़ करते हैं। बोन्स का फ्रंटल व्यू क्लियरली दिखाई देता है, ट्रामा पेशेंट्स के लिए यूज़फुल होता है, खड़े नहीं हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स और अलाइनमेंट एसेस करने में मदद मिलती है। फिर आता है हमारा पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू मतलब पीए। पीए एक्सरे बीम बॉडी के बैक से इंटर करती है और फ्रंट में एग्जिट करती है। इसमें जो इमेज है वो रिसेप्टर पेशेंट के फ्रंट में होता है। ये व्यूज़ स्पेशली चेस्ट एक्सरे के लिए स्टैंडर्ड व्यू माना गया है, जैसे चेस्ट है, हैंड है, रिस्ट है, इस कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। हर्ट्स की एक्सरसाइज का एक्यूरेट शो करता है, हर्ट्स की मैग्नीफिकेशंस को कम करता है, और जो लंग्स है उसकी एक बेटर इमेज बना के देता है।
फिर हमारा आता है लैटरल्स व्यू। लैटरल्स व्यू में एक्सरे बीम बॉडी के एक साइड से दूसरी साइड तक पास करती है। इस व्यू से बॉडी की जो डेप्थ है या फिर साइड प्रोफाइल क्लियरली दिखाई देती है, जिसमें है स्कल है, स्पाइंस है, चेस्ट है, नीज़ है, एल्बो और एंकल्स है, जिसमें हिडन फ्रैक्चर डिटेक्ट करता है, जॉइंट्स अलाइनमेंट क्लियरली शो करता है। और एपी जो होती है उसमें ये जो है साथ में मिलकर एक कंप्लीट डायग्नोसिस में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा ऑब्लिक्यू व्यूज़, जिसमें ऑब्लिक्यू व्यूज़ जो पेशेंट के 30-35 एंगल पे रोटेट किया जाता है ताकि एक्सरे बीम एक एंगल से बॉडी के थ्रू पास हो सके। अगर सर्वाइकल स्पाइंस है, हैंड है, फुट है, रिब्स है, वहाँ पे बोन्स ओवरलैप को रिड्यूस करता है, स्मॉल फ्रैक्चर्स और जॉइंट स्पेस को क्लियरली दिखाता है। नी स्पाइंस और इंटरवर्टिब्रस फॉर्मिना के लिए एवापोलेट्स में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा एक्सियल्स व्यू। एक्सियल्स व्यू में एक्सरे बीम बॉडी के पार्ट से लॉन्ग एक्सिस से एलोंग एक एंगल्स पे डिटेक्ट होता है। अगर ये पटेला, शोल्डर्स और हिल बोन्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जॉइंट सरफेस को क्लियरली शो होती है। एपी व्यू में ना दिखने वाले फ्रैक्चर्स यहाँ पे डिटेक्ट हो जाते हैं। पटेला और शोल्डर्स इंजरी को डायग्नोस्ट के लिए काफ़ी यूज़फुल आता है। फिर आता है टेंजेटिल्स व्यूज़, जो कि टेंजेनाइटिस व्यूज़ एक्सरे बीम बॉडी सरफेस पे पैरेलल पास होती है। पटेला है, फेसियल्स बोन है, ज़ाइगोमेट्रिक आर्च है, छोटे छोटे फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते। फिर आता है डेक्यूबिटस व्यू। डेक्यूबिटस व्यूज़ जो है पेशेंट अपनी साइड्स में लेट कर एक्सरे कराता है, एब्डोमिनल और चेस्ट में। और ये जो है ये प्लूरल फ्यूजन्स मतलब लंग्स के अराउंड फ्लूइड्स को डिटेक्ट करता है। एब्डोमिनल्स में फ्री एयर को आइडेंटिफाई करता है और इमरजेंसी में बहुत क्या होता है, यूज़फुल होता है। अब आती है स्काई लाइन या फिर सनराइज़ व्यूज़। स्काई लाइन जिसे हम सनराइज़ व्यूज़ भी कहते हैं, ये जो है एक स्पेशल टाइप की टंजेटियस प्रोजेक्शन है जो मेनली पटेला मतलब जो नी कैप को इवापोलेट्स करने के लिए, अगर किसी का पैटलर स्ट्रक्चर है, पैटलर डिसलोकेशंस है या फिर पैटलर अलाइनमेंट एसेस करना है तो करते हैं। फिर आता है हमारा वेट्स बियरिंग्स व्यूज़। वेट्स बियरिंग व्यूज़ का मतलब खड़े होकर मतलब स्टैंड होकर एक पोजीशंस पे एक्सरे करवाया जाता है ताकि बॉडी वेट और जॉइंट्स पर नेचुरली पड़ सके। जैसे नी है, फुट्स है, एंकल और स्पाइन में इसका यूज़ किया जाता है। स्ट्रेस व्यूज़ एक्सरे में एक्सरे के जो हमारा एक्सरे के दौरान जॉइंट्स पे एक कंट्रोल फोर्स अप्लाई किया जाता है ताकि लिगामेंट्स इंजरी और जॉइंट इनस्टेबिलिटी को एसेस किया जा सके। अगर लिगामेंट्स इंजरी है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ है तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखो एपी का यूज़ हम किस में करते हैं, फ्रंट टू बैक, ठीक है। पीए का यूज़ हम बैक टू फ्रंट, लेटरल का यूज़ हम साइड में, ऑब्लिक्यू का एंगल्स में, एक्सिस में, लॉन्ग एक्सिस में, स्काई लाइन का पटेला में, वेट्स बेयरिंग का स्टैंडिंग में और स्ट्रेस का लेगामेंट टेस्ट में करते हैं। अब आप पूछोगे कि चेस्ट, अगर हमें चेस्ट का एक्सरे कराना है तो किसका, तो इसमें हम किसका पीए का यूज़ करेंगे, पोस्टीरियर का यूज़ करेंगे। और अगर आपको मान लो आपको अगर स्कल का कराना है तो एपी व्यू लेटरल्स व्यू का कराओगे। अगर आपको सर्वाइकल स्पाइन का कराना है तो एपी लेटरल और ऑब्लिक्यू का कराओगे। ल्यूम्बर स्पाइन का कराना है तो एपी लेटरल्स और ऑब्लिक्यू का कराओगे। नी का कराना है तो एपी लेटरल्स और स्काई लाइन का कराओगे। अगर आपको शोल्डर्स का कराना है तो एपी एक्सिलरी स्कैलरू वाई व्यूज़ का आप क्या करोगे, कराओगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।